हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी क्लास 5 का ये पार्ट 2 है। क्लास 5 का ईवीएस का पार्ट 1 मैं पहले ही करा चुकी हूँ। हमने चैप्टर वाइज 6 चैप्टर कर चुके हैं इससे पहले। आज हमारा ये 7th चैप्टर है। देखिए, ये क्लास चाहे DSSS भी हो, केवीएस के इंटरव्यू से रिलेटेड हो, पीआरटी के, चाहे बिहार की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर ईवीएस आती है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। दूसरी बात ये है, जो सीटेट का पेपर 1 है, इस क्लास से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी सीटेट का पेपर उठा लीजिए, क्लास 5 की ईवीएस की बुक से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी से। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस और ईयर क्वेश्चन भी कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो पढ़िए। क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा? नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए, क्लास 5 का नेक्स्ट चैप्टर है पानी के प्रयोग। इससे पहले हमने बूंद बूंद दरिया दरिया, मतलब एवरी ड्रॉप काउंट चैप्टर पढ़ा था। आप ज़रूर पहला पार्ट देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वो पार्ट 1 देख सकते हैं। पानी के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद वाटर। देखिए, इसमें ना सागर, मृत सागर की बात की गई है। डेड सी, डेड सी क्या होता है? मृत सागर। मृत सागर का दुनिया का सबसे नमकीन पानी है, सॉल्टिस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता तो भी वह समुद्र में नहीं डूबेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है। तो याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो 300 ग्राम दिया गया है, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1 लीटर पानी में कितना ग्राम नमक होता है, तो 300 ग्राम, ये एनसीईआरटी में ही दिया गया है। तो आई थिंक जो ये सीटेट सीबीएसई वाले हैं तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो 300, वैसे 350 होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 300 दिया हुआ है। अब नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, द डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर इज हाई, ये ध्यान रखिएगा। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो साधारण पानी होता है, नॉर्मल वाटर जो होता है, उसका जो मतलब डेंसिटी है वो नमकीन पानी से ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है। तो आपको याद रखना है, नॉर्मल वाटर की जो डेंसिटी है वो कम होती है नमकीन पानी के से, ठीक है, क्योंकि नमकीन पानी का डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसी में ही इंक्लूड है दांडी यात्रा। देखिए, मैंने ना जो बुक में है वो तो है ही, मैंने एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड कर दिए हैं, वो आपको मतलब यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम। ये साबरमती आश्रम कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने जहाँ से यात्रा स्टार्ट करी थी साबरमती आश्रम, वो कहाँ है? तो अहमदाबाद में। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। से दांडी, गुजरात में है हमारा दांडी के समुद्र तट, गांधी जी ने ये यात्रा की थी। ये कब स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च 1930 को। और ये कितने किलोमीटर की यात्रा थी? तो 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी, जिसमें 79 लोग थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन डाल दी है, क्या पता पूछ ले कितना किलोमीटर रन किया था गांधी जी ने, तो 385। नेक्स्ट आता है, अच्छा, इसमें दांडी यात्रा क्यों की गई थी? इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था, अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। तो आपको समझ में आ गया ना क्यों गए थे दांडी यात्रा, ये क्यों हुई थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों हुई थी, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। अच्छा, ये शुरू तो हुई 12 मार्च 1930 को, ये ख़त्म कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हो गई दांडी यात्रा। फिर इस यात्रा में टोटल कितने दिन लगे? 24 डेज लगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कितने दिन लगे थे, तो 24 डेज लगे थे। इससे नेक्स्ट चैप्टर है मच्छरों की दावत। देखो कितना बढ़िया है, मच्छरों की दावत हो रही है, ठीक है। तो ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, ये भी क्वेश्चन, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मच्छरों की दावत में हमें पढ़ना है, जैसे एक क्वेश्चन के रूप में देखिएगा, ये स्टेटमेंट दी हुई है, रजत बुखार में खेलने का दिल नहीं करता। रजत ने बोला मेरा बुखार में खेलने का दिल नहीं करता, और वे कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है तथा खून टेस्ट भी करवाना पड़ता है। ठंड लगकर कपकपी के साथ
कौन सा बुखार होता है, यही हिंट है। ठंड लगकर कपकपी के साथ कौन सा बुखार होगा हमें, मलेरिया। कौन सा होगा, मलेरिया। अच्छा, ये मलेरिया फैलता किससे है, मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार आ चुका है कि एनाफिलीज मच्छर मतलब कौन सी मादा या कौन सा मच्छर का नाम पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये चीज़ और है, जो मलेरिया की दवाई थी वो पुराने समय में किससे बनाई जाती थी, तो ये सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। किससे, सिनकोना, कुनैन नाम था उसका, कुनैन। ये मैंने ना अपने पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, कुनैन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कुनैन नाम की एक दवाई थी, उसे बनाया जाता है मलेरिया में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसी में एक बीमारी का और नाम लिया गया है, अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, देखिए अनीमिया क्या किससे रिलेटेड है, खून या आयरन की कमी होना, मतलब हीमोग्लोबिन और आयरन डेफिशिएंसी, इन चीज़ों की कमी होने से हमें अनीमिया हो जाता है। इसमें डॉक्टर हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है कि आंवला, जब हमें अनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर हमें क्या खाने के लिए बोलता है, गुड़, आंवला व हरी पत्तेदार सब्जियां, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आया है, अगर अनीमिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो डॉक्टर आपको क्या खाने की सलाह देता है, तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने लिख दिया है इसमें, देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, बताइएगा। देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा या चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू। और नेक्स्ट है, एक मिनट, लास्ट है HIV एड्स और हैजा या डेंगू। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो देखिएगा, मच्छर से फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये क्वेश्चन भी आया था कि मच्छरों से फैलने वाली 3 बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा, डेंगू भी मच्छर से होता है, मलेरिया भी और चिकनगुनिया भी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में एक मच्छर के पेट की कहानी बताई गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट बहुत अच्छी खासी बन सकती हैं इस वाले पॉइंट से। देखिए ये क्या है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम याद रखिएगा, रोनाल्डो रोस। क्या नाम था, रोनाल्डो रोस। एक साइंटिस्ट थे, को माइक्रोस्कोप से मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में देखते समय उन्हें मलेरिया के जीवाणु दिखाई पड़े। देखिए, जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छी खासी स्टेटमेंट बनती है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन नोट से। देखने उसी से पता चलेगा कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, पहले पता ही नहीं था कि जो मलेरिया है वो मच्छरों से फैलता है। ये किसने पता लगाया था, रोनाल्डो रोस ने पता लगाया था कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। अच्छा, इस चीज़ के लिए ना इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, किसको, रोनाल्डो रोस को। तो रोनाल्ड रोस रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1902। तो ध्यान रखिएगा कब, 1902। देखिए डेट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट में ये बन सकता है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, वो 1904 दे सकते हैं आपको पता होना चाहिए 1902 में मिला था नोबेल प्राइज़। अच्छा, ये जो इन्होंने मलेरिया के टेस्ट किया था, ये कौन से हॉस्पिटल में किया था, तो सिकंदराबाद के एक छोटे से हॉस्पिटल में किया था। कहाँ किया था, सिकंदराबाद के एक छोटे से हॉस्पिटल में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक नेक्स्ट चैप्टर आता है, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये जो होते हैं ना पहाड़, आपके जो माउंटेनिंग क्लाइंबिंग, मतलब जो लीडर्स होते हैं जो ऊपर चढ़ाते हैं हमें, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इससे क्वेश्चन बना था एक बार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। तो देखिए क्या क्या जिम्मेदारी होती है, पहले ये पता होना चाहिए जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वो कहाँ है, उत्तरकाशी में है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है, तो उत्तराखंड उत्तरकाशी में है। ठीक है, अब पहाड़ों की चढ़ाई करने में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी सी हैं। क्या क्या हैं,
हेल्पिंग अदर्स कैरी लगेज, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ऐसे नहीं ग्रुप लीडर आगे आगे भगा जा रहा है और पीछे लोग चल हाफते हुए आ रहे हैं, उसको सबसे पीछे चलना है, लोगों को पहले आगे बढ़ाते रहना है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना है ऊपर की साइड। नेक्स्ट है रुकने के लिए जगह ढूंढना, ऐसे नहीं भाई चलते रहो चलते रहो चलते रहो ऊपर चलते रहो, ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे चलो भाई चलो। जिसको मतलब चला नहीं जा रहा तो रुकने के लिए आपको स्टे करने के लिए भी थोड़ी जगह ढूंढनी पड़ेगी। साथी के बीमार होने पड़ने पर उसका ध्यान रखना, ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई बीमार पड़ रहा है तो उसको ध्यान रखना है। खाने पीने का इंतजाम देखना, ये देखिए नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अब आप ध्यान रखिएगा इनको, इनसे ही स्टेटमेंट बन जाती है। अब इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैंने डाल दी है, देखिए पूछ सकता है कुछ भी है, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कहाँ से क्वेश्चंस बना दे। अब जब माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। बछेंद्री पाल की बात की गई है उसमें एनसीईआरटी की बुक में, इस चैप्टर में। बछेंद्री पाल कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट भारतीय महिला थी ये, और वर्ल्ड की 5th महिला थी, ध्यान रखिएगा बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सागर माथा कहते हैं। कहाँ माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, बोलती इमारतें, वॉल्स टेल्स स्टोरीज। अब आपने गोलकोंडा के नाम का सुना होगा, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है इस चैप्टर में पूरी। गोलकोंडा है क्या? देखिए गोलकोंडा ना एक किला है। गोलकोंडा किले की बाहरी दीवारें में कितने बुर्ज हैं ये पूछ सकता है, दे देगा आपको 88, 86। तो देखिए एक कंफ्यूजिंग सा नंबर है 87, ध्यान रखिएगा कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। और सन 1518 से लेकिन 1687 तक है, यहाँ पे गलत हो गया, तक कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कौन से सुल्तान थे ये ध्यान रखिएगा, कुतुबशाही। कौन से सुल्तान? कुतुबशाही सुल्तान थे जिन्होंने यहाँ पे एक के बाद एक रूल किया। कब से? 1518 से 1687 तक। अब उसके बाद क्या हुआ? 12वीं शताब्दी थी हमारी, 12वीं सेंचुरी थी, उसमें क्या हुआ? यह किला मिट्टी का बना हुआ था, यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। देखिए 1587 से तो कौन से वो राजाओं ने किया था? कुतुबशाही ने। और 12वीं शताब्दी में यहाँ पे दूसरे राजा थे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताऊंगी आपको। देखिए गोलकोंडा के किले पर तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? ये बन सकता है कि गोलकोंडा का जो किला था उस पर सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? औरंगजेब ने। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। तो कैनन्स या तोपों का यूज सबसे पहले गोलकोंडा के किले पे किसने किया? औरंगजेब ने, ये ध्यान रखिएगा। हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार नहीं, आई थिंक 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो आदिवासी लोग थे गोलकोंडा या कहीं के भी, वहाँ के लोग कांसा या ब्रॉन्ज से तोप और मूर्ति बनाया करते थे। अब देखिए क्या बनाया करते थे? तोप और मूर्ति। मतलब ट्राइबल पीपल थे जो, वो ट्राइबल पीपल क्या बनाते थे? कैनन्स और आइडल्स जो मूर्ति वगैरह होते थे वो ब्रॉन्ज से बनाते थे। तो ये क्वेश्चन आया था कि ब्रॉन्ज किस से मिलके बनता है, कौन कौन से मेटल्स यूज होते हैं? तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टीन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांसा, हिंदी में कांसा इजिकल टू तांबा प्लस टीन से मिलके बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सुनीता अंतरिक्ष में। अब इस चैप्टर में आपको सुनीता विलियम का आपका पता ही होगा, उसी के बारे में बात की गई है एग्जैक्टली पूरी। तो सुनीता जो हैं, सुनीता जब 5 वर्ष की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखिएगा, को चांद पर उतरते देखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इम्पोर्टेंट लाइन ये आ गई। कब? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
तो ध्यान से पढ़िएगा एक एक लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते, यान में एक जगह से दूसरी जगह मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं, वहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं होती। अब नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। आप समझ रहे हैं, वहाँ पे उल्टा सीधा वो अपने आप को बांध के रखना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अब सुनीता क्या है, सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन वो जो थी वो गोताखोर बनी नहीं, वो क्या अंतरिक्ष में चली गई थी, आपको पता है, तो वो बन नहीं पाई थी। क्या बनना चाहती थी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो गोताखोर डाइवर बनना चाहती थी वो। नेक्स्ट है, ख़त्म हो जाए तो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और मैं ये वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको। क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, पहले हम सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ख़त्म हो जाए तो, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। तो अब देखिए, एक अड़ालज की बावड़ी, आपको मैंने बावड़ी बताया था ना, स्टेप वेल्स बताया था पार्ट 1 में, हमने स्टेप वेल्स पढ़ी थी, बावड़ी, तो वही चीज़ है अड़ालज की बावड़ी। अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर, कहाँ है ये अड़ालज की बावड़ी, अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, देखिए एक क्वेश्चन आया था कि कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा या बदबूदार होता है, पहला तो यही लाइन आई थी, उसमें पूछा गया था कि जो कच्चा तेल है वो गहरे रंग का गाढ़ा होता है, पतला होता है, या मतलब गाढ़ा नहीं, पतला और हल्का कलर होता है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए थे। तो आपको याद रखना है, जो कच्चा तेल है वो गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार होता है, खुशबूदार भी था एक ऑप्शन में, ठीक है। इसे साफ करने के लिए हमें रिफाइनरी में भेजा जाता है, इस तेल में हमें कैरोसिन, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। तो ये देखिए इंग्लिश वालों को क्या क्या मिलता है, इसे हमें कच्चे तेल से हमें कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बना था कि हमें कच्चे तेल से क्या क्या प्राप्त होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और भी कुछ मिलता है, एलपीजी मिलता है, मोम, कोलतार भी इसी से प्राप्त होता है, एलपीजी, वैक्स, बिट्यूमिन एंड ऑल्सो अवेलेबल फॉर दिस, ये भी अवेलेबल होते हैं कच्चे तेल में, ठीक है, क्रूड ऑयल में। नेक्स्ट है, प्लास्टिक पेंट बनाने के लिए भी हमें इसी का प्रयोग करना होता है, किसका, कच्चे तेल का। अब बसेरा ऊंचाई पर, यहाँ पे आपको लद्दाख की बात की गई है, एग्जैक्टली जो मैं चैप्टर है ये, इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात की गई है। इसमें क्या था, देखिए लोनर एक टर्म है, लोनर अकेला रहने वाला, पूछ सकता है लोनर मीन्स क्या होता है, तो अकेला रहने वाला, ये इसमें एनसीईआरटी में दी हुई है ये लाइन। लेह लद्दाख में क्या होता है, देखिए लेह लद्दाख में आपको कैसा देखने को मिलेगा, ड्राई, फ्लैट एंड कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान और सूखा समतल। ये क्वेश्चन आया था, तो ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, तो आपको याद रखना है लेह लद्दाख में पाया जाता है ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, जी बिल्कुल ठीक बात है, वहाँ बहुत कम बारिश होती है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखते हैं वहाँ, ये भी सही है, ये इंपॉर्टेंट है। झूले, झूले आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख में झूले, झूले का क्या अर्थ है या क्या मीन्स है, तो स्वागत, स्वागत, वेलकम, 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 ठीक है, झूले, झूले का मीन्स ध्यान में रखिएगा। अब ये क्वेश्चन कई बार आया है कि लद्दाख के घर कैसे होते हैं, कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये तो कम से कम अगर सीटेट का पेपर 10 बार हुआ है तो 8 बार ये क्वेश्चन आए ही हैं घरों के बारे में, कैसे कैसे घर होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए की पॉइंट्स पकड़िएगा, देखिए 2 मंजिला पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखा जाता है, ये लाइन पकड़िएगा, यहाँ 2 मंजिला घर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है, ठीक है, 2 मंजिला पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर उन पर मिट्टी और पुताई की जाती है चूने से, ठीक है। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह है और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। नीचे की मंजिल पर किसको रखा जाता है, जानवरों को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं है, हाँ देखिए ये भी लाइन याद रखिएगा, वहाँ पे आ जाता है नीचे की मंजिल पर 2 खिड़की हैं, 1 खिड़की है, तो नीचे की मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, नीचे की मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं है। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत
ठंड से बचाती है। लकड़ी के ही फर्श होंगे और लकड़ी की ही छत होगी। आप ये मत सोचिएगा जो छत है वो पत्थर की है, नहीं, यहाँ लकड़ी की ही छत है, ये भी ध्यान रखिएगा, और लकड़ी के ही फर्श हैं। ओके, अब आती है यहाँ पे एक चांगथांग इलाका है। चांगथांग इलाका मतलब होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हों, चांगथांग इलाका बोलते हैं उसको, जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। अब यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, चांगपा जनजाति। अब ये चांगपा जो है ना, ये चांगपा घुमंतू लोग हैं, ये इधर से उधर घूमते हैं। ये खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की पश्मीना ऊन बनाई जाती है। इनके टेंट को रेबो कहा जाता है। किनके टेंट को? जो चांगपा ये जनजाति है, इनके टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब पश्मीना ऊन की बात निकली है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सब समझते हैं कि ऊन जो है वो भेड़ से बनती है, सबको यही लगता है, हम भी यही सोचते थे कि जो ऊन है वो भेड़ से बनती है, लेकिन पश्मीना ऊन बकरी के बालों से बनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब पश्मीना ऊन की बात कर लेते हैं। देखिए, पश्मीना ऊन की क्या बात है, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर की बराबर गर्मी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एक पश्मीना शॉल में कितने स्वेटर की बराबर गर्मी होती है? 6 स्वेटर्स के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन मोटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती। बकरी के बाल इतने पतले होते हैं कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर्फ एक बाल की मोटाई होगी। आप समझ सकते हैं, हमारा एक बाल उनके 6 बाल के बराबर है। समझ रहे कितना पतले बाल होते होंगे उनके बकरियों के। अच्छा, एक ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, एक बुनकर 250 आवर्स बुनाई करे जब जाकर एक पश्मीना बनती है, पश्मीना शॉल बनती है। कितने आवर्स? 250, 250 आवर्स अगर वो काम करता है तब जाकर एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। आप समझ रहे कितना घंटे काम करना पड़ता है एक शॉल बनाने के लिए, और ये महंगी भी बहुत होती है ये पश्मीना शॉल। इसी प्रकार एक जनजाति और है, बकरवाल जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? बकरवाल जनजाति पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर के मैदानी इलाकों में। रहने वाले ये लोग बुनियादी तौर पर कैसे हैं? गुज्जर हैं। क्या हैं ये? गुज्जर हैं, गुज्जर समाज से हैं। इनको यह नाम किसने दिया था? कश्मीरी बोलने वाले विद्वानों ने दिया था। इसका मुख्य काम क्या था? भेड़ बकरी को चराना ही इनका काम था। तो आपको पता होना चाहिए जो बकरवाल जनजाति है कहाँ से बिलोंग करती है? जम्मू एंड कश्मीर से। और चांगपा जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है? लेह एंड लद्दाख से। आई होप आपको दोनों की कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई होगी। देखिए, आपको ना ये भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सी जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, ये भी आ सकता है। और चांगपा वाला तो आप यकीन नहीं करेंगे KVS में आया था क्वेश्चन कि चांगपा जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये लद्दाख से बिलोंग करती है। देखिए, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैंने सीटेट पेपर 2 के लिए हिस्ट्री स्टार्ट की है, NCERT। उसका मैंने पहला चैप्टर अपने मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उसका लिंक, और आप जाके चाहें तो मेरा आर्ची क्लासेस डालिएगा यूट्यूब पे, आपको वहाँ जाके आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगी। अदरवाइज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँचती रहे, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे ही नोट्स पहुँचते रहे। और पढ़िएगा ताकि आपके दोनों पेपर क्लियर हो जाए, उसी के बाद जॉब मिलेगी। अदरवाइज़ आपको पता है कितना ज़्यादा कंपटीशन है, पढ़ने पे ही जॉब मिल सकती है, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही नोट्स पाने के लिए आपको बेल आइकन दबा के जाइएगा ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।